हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटे अब जो हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं बेटे बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्रामिंग के लिए। राइट, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आएगी, देन थर्ड में कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिर आती है। तो अभी फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस बेटे, और उसमें जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर होता है बेटे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बेटे एनपीओ या पहले इसे बेटे नॉन ट्रेडिंग, जो तो पुराने टीचर्स होते हैं उसे नॉन ट्रेडिंग के नाम से भी बोलते हैं बेटे, तो इसे नॉन ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं और इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, एनपीओ भी बोलते हैं। एनपीओ मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, नाम से आपको क्लियर हो गया कि जिनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब आप चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, अकाउंट्स तो सभी बनाएंगे ही बनाएंगे ना बेटे, रिकॉर्ड तो सभी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती हैं। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने जो रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करती हैं उनमें क्या क्या पढ़ना है बेटे हमने, वो क्या क्या बनाती हैं, थिंग्स टू बी स्टडीड में बेटे सबसे पहले वो बनाते हैं अपना कि क्या उन्होंने पूरे साल में रिसीव्स करी और क्या उनकी पेमेंट्स रही हैं, उसके लिए वो बनाते हैं बेटे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बेटे जनरली ना लोगों का ये भी मानना होता है, लोग ये कहते हैं कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए कैश बुक। नहीं बेटे, फर्क है बच्चों। कैश बुक जो होती है वो मंथली होती है, एक मंथ वाइज बनती है, बट जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है। तो आप इसको ये कहते हो कि वो समरी है कैश बुक की बेटे, राइट, पर ये कैश बुक नहीं है। हाँ, सिमिलरिटी ये है कि बेटे जो कैश बुक है वो भी आपका रियल अकाउंट के रूल्स पे बेस है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोस आउट, और ये भी आपका रियल अकाउंट है, रियल के बेस पर रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोस आउट, तो आप बोल सकते हो। बट डिफरेंस है बेटे, कैश बुक एट द वो मंथ वाइज होती है और ये बेटे आपका एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है। सेकंड जो अकाउंट होता है इसमें हमें पढ़ते हैं वो होता है बेटे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या मेरी इनकम थी, क्या मेरे एक्सपेंडिचर्स थे, उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरी चीज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मेरे बच्चों यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट यहां पे दो होती है बेटे, एक होती है ओपनिंग बैलेंस शीट और एक होती है बेटे क्लोजिंग बैलेंस शीट। एक ओपनिंग बैलेंस शीट होती है बेटे और एक माय डियर स्टूडेंट्स ईयर के एंड में बनती है क्लोजिंग बैलेंस शीट। राइट बच्चों, तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। थिंग्स टू बी स्टडीज में पहला क्या है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड क्या होता है बेटे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरी चीज जो बेटे ये बनाते हैं इज कॉल्ड बैलेंस शीट। राइट बच्चों, अब इस चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट्स चार मेथड होते हैं। इस चैप्टर में चार मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड, मैं यहां पे बेटे मेथड नंबर 1 लिख रहा हूं और उसमें क्या चीज गिवन होती है, क्या चीज आपको कैलकुलेट करनी होती है वो समझा रहा हूं। आप चाहे तो बेटे आप इसे लिख के नोट्स बना लीजिएगा। इन दिस मेथड, इसको बेटे हम क्या करते हैं, इसको हम ब्लैक पेन से लिख लेते हैं, तो इसका भर देते हैं। यस, इन दिस मेथड बेटे आपको गिवन क्या होता है पता है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन। क्वेश्चन में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा होता है एंड वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें क्या बनाना, क्या होता है बेटे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये कहलाता है बेटे मेरा फर्स्ट मेथड। राइट, गिवन इज रिसीप्ट्स एंड पेमेंट,
रिक्वायर इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। अब आती है बस सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2। सेकंड मेथड में माय डियर स्टूडेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज गिवन एंड वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये होता है बेटे सेकंड मेथड, किसमें आपको रिवर्स हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको दे रखा है और आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट बनाना है। तो ये हो गया बेटा आपका सेकंड मेथड। थर्ड मेथड में आ जाओ, दोनों चीजें गिवन होती है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर गिवन, और आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनाने को बोलता है। ये चीज आपसे पूछी जाती है बेटा। तो ये हो गया आपका थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड में बेटे आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा होता है और आपको बनाना होता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। अब बेटे कोई ऐसा किसी में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बहुत पहले बीकॉम ऑनर्स की क्लासेस में आया करता, अब नहीं आता बेटा। तो ये तीन मेथड्स हैं, इन्हीं में से ही बेटा क्वेश्चन पेपर में आता है। थर्ड मेथड आ गया कि जब दोनों ही गिवन है और बैलेंस शीट बनाओ, वो तो बहुत ही आसान हो गया। इस चैप्टर में बेटा हम तीन चीजें पढ़ते हैं। एक तो होता है बेटे फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है, अभी आपको समझाऊंगा बेटे फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है। एक होता है बेटे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कि आपने जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है या जो भी आपकी कंज्यूमेबल एसेट्स हैं, उसके इस साल की क्या कितना अमाउंट आपने कंज्यूम किया। और एक और आता है सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करना, अभी हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में, सब्सक्रिप्शन क्या होती है उस बारे में बात करेंगे बेटा, ठीक है। और एक आता है आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन, जब नहीं ये पढ़ा। तो तीन तरीके से होता है, एक तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है, एक केस में बेटे आपको रिसिप्ट्स एंड एक तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन हो गए, और एक में मटेरियल कंज्यूम या सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन, ये तीन चीजें पूछी जाती है, ठीक है जी। तो करें स्टार्ट, चलिए तो बेटे स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे बात करते हैं कि जो एक बात बताओ, आपकी जो बच्चों रिसीप्ट्स होती हैं, रिसीप्ट जो पैसा आ रहा है वो कितने नेचर का होता है, या आपके एक्सपेंडिचर कितने नेचर के होते हैं, राइट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अभी हम किसी मेथड के बारे में बात नहीं कर रहे कि मैं कौन सा मेथड पढ़ा रहा हूं, मैं कोई मेथड नहीं पढ़ा रहा, मैं एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में, हम एक बेसिक बातें कर रहे हैं इस चैप्टर की, देन उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। यस, हमारी जो रिसीप्ट्स हैं, रिसीप्ट्स, यस, आपकी जो बेटे रिसीप्ट्स हैं, रिसीप्ट आपकी कितनी नेचर की होती हैं, जल्दी बताइए। रिसीप्ट्स आपकी, यस, रिसीप्ट जो होती है पैसा आना, कितनी नेचर की होती है बेटे? दो। कौन कौन सी? रिवेन्यू नेचर, और एक कौन सी होती है बेटे? कैपिटल नेचर। सॉरी, रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। रिवेन्यू नेचर रिसिप्ट क्या होती है? कौन सी रिसिप्ट रिवेन्यू है, कौन सी कैपिटलाइज है बेटे, ये बताइए। या पेमेंट, आप किसी को पे कर रहे हो, आपके पेमेंट्स आप क्या कर रहे हो बेटे, किसी को पे कर रहे हो, दो नेचर के पेमेंट भी दो नेचर की होती हैं। कौन कौन सी? रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। आप पेमेंट कर रहे हो, जैसे आप किसी को सैलरी दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, रिपेयर के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, वो कर रहे हो, कोई आपने फर्नीचर बाय किया, कोई मशीनरी बाय की, कोई बिल्डिंग बाय की, कोई इक्विपमेंट्स बाय किए, कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करी। तो इन पेमेंट्स में से कौन सी रिवेन्यू है और कौन सी बेटे कैपिटलाइज है, बता सकते हो आपके मुझे? चलिए मैं बताता हूं बेटे। जिस पेमेंट में, जिस एक्सपेंडिचर के बेनिफिट आपने किसी को पे किया, और अगर आप उसके बेनिफिट उसी अकाउंटिंग ईयर में ले चुके हो या ले लेते हो, तो वो सारी पेमेंट्स आपकी बेटे रिवेन्यू नेचर में आती है। हमने अपने एम्प्लॉय से काम करवाया, उनको सैलरी दे दी, रिवेन्यू पेमेंट। आप बेटा घर है, कोई प्रीमाइसेस यूज कर रहे हो, रेंट पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर दी, उसका बिल पे कर दिया, तो या तो आप उसके लिए उसके बेनिफिट्स ले चुके हो या उसी अकाउंटिंग ईयर में ले लेते हो उसके बेनिफिट्स, तो वो सारी पेमेंट्स आपकी रिवेन्यू नेचर है। बट आप किसी को पे कर रहे हो
और आप उस चीज के बेनिफिट कई ईयर्स तक ले रहे हो, उस अकाउंटिंग में भी ले रहे हो, उससे अगले अकाउंटिंग में भी ले रहे हो, उससे अगले अकाउंटिंग में भी ले रहे हो, तो वो सारी की सारी पेमेंट आपकी कैपिटल नेचर में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बेटे इलेक्ट्रिसिटी का अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करी और आपने उस इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिवेन्यू नेचर। बट अगर आपने बेटे कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बाय किए हैं, कोई आपने इक्विपमेंट्स बाय किए हैं, तो क्या उसका बेनिफिट उसी ईयर में ले लेते हो? नहीं, कई ईयर तक चलता है, कैपिटल नेचर। आपने रिपेयर पे खर्च किया, रिवेन्यू नेचर। आपने कोई फर्नीचर बाय किया, फर्नीचर, कैपिटल नेचर। लेबर को काम करवाया, सैलरी दे दी, वेजेस पे कर दिया, रिवेन्यू नेचर। आपने कोई बेटा इक्विपमेंट्स बाय कर लिए, कोई बिल्डिंग बाय करी, तो ये सब क्या है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, आपके कैपिटल नेचर। इलाज पढ़ा था बेटे, हम कोई चीज की रिपेयर पे खर्च करते हैं, वो तो रिवेन्यू में आ गया। बट किसी चीज की बेटे इंस्टॉलेशन पे खर्च करते हैं, तो वो किस में आता था, कैपिटल नेचर में। और जितनी भी कैपिटल नेचर की पेमेंट्स होती हैं, आपको पता है ना, वो सब बेटे हमारी क्या होती हैं, वही तो हमारी एसेट्स होती हैं, हमारी नॉन करंट एसेट्स। तो राइट, तो ये कंसेप्ट पहला क्लियर हुआ कि हमारी जो पेमेंट्स है वो दो नेचर की हुई, एक तो सर रिवेन्यू और एक बेटा कैपिटल। सर इस तरह रिसीव भी दो नेचर की होती हैं? हाँ, रिसीव भी दो नेचर की होती है, एक बेटा रिवेन्यू नेचर रिसीव्ड और एक आपकी कैपिटल नेचर रिसीव्ड। कौन सी रिवेन्यू है, कौन सी कैपिटल है? वही बात, जिसके बेनिफिट आप उसी अकाउंटिंग ईयर में दे देते हो, वो तो रिवेन्यू रिसीव्ड है। और जिसके बेनिफिट आप कई अकाउंटिंग ईयर्स तक देते हो, वो सारी बेटे आपकी कैपिटल रिसीव्ड। राइट, आपने कहीं बेटे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो ये सब क्या है, आपको रिवेन्यू रिसीव्ड है। पर आपको कोई डोनेशन मिली और कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, आपको कोई बिल्डिंग, आपको कोई कहीं कहीं पे कोई बेटे पार्क बना रहे हो, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आप, तो उसके बेनिफिट तो कई ईयर्स तक जाते रहेंगे ना, ये तो नहीं कि उसी अकाउंटिंग में खत्म हो जाएंगे। तो वो सारी की सारी रिसीव्ड, जिसके बेनिफिट आप कई ईयर्स तक जाते हैं, उस अकाउंटिंग में भी देते हो, उस अगले अकाउंटिंग में भी जाते हैं, वो सारी की सारी आपके रिसीव्ड कैपिटल नेचर है। और जिस रिसीव्ड के बेनिफिट आप उसी अकाउंटिंग में दे चुके हो या दे देते हो, वो सब आपकी रिवेन्यू रिसीव्ड्स हैं। अब जो एनजीओ होते हैं, अब बेटे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आपको ये तो पता है बेटे, जो एनजीओ होते हैं, कभी कोई सुना है कि कोई बंदा ये कहता है जी हम इस एनजीओ के ओनर हैं? वो तो मैंने कभी सुना नहीं। ट्रस्टी होते हैं, मेंबर्स होते हैं, है ना, वो उनके बेटे मेंबर्स होते हैं, उनके ट्रस्टी होते हैं, राइट। तो जो एनजीओ होते हैं, उनकी बेटा देखो खर्चे तो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, सैलरीज और फर्नीचर, उन पर डेप्रिसिएशन, एक्सपेंडिचर तो बेटा सेम ही होते हैं। चाहे बेटा कोई एक पब्लिक स्कूल है और एक गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है ना। अब पब्लिक स्कूल के कंपैरेटिवली उनकी फीस तो बहुत कम होती है, पर एक्सपेंडिचर तो ऑलमोस्ट सेम ही है। फर्नीचर तो उनको भी चाहिए, टीचर को सैलरी वो भी पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स उनको भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी पे करेंगे, स्टेशनरी, ये सब चीजें एक्सपेंडिचर तो कॉमन ही है। बट हाँ, इनकम का बेटा फर्क है भाई। जो प्रॉफिट में जो पब्लिक स्कूल हैं, उनकी फीस इतनी ज्यादा होती है, उससे वो सारे खर्चे पूरे कर लेते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं, उनको बेटे गवर्नमेंट से पैसा आता है, उनको डोनेशंस आती हैं। जो ट्रस्ट के स्कूल्स होते हैं, उनकी फंडिंग्स होती हैं, उससे वो सारी अपने खर्चे पूरे करते हैं। तो एक्सपेंडिचर सेम होते हैं, बट जो आपकी इनकम्स हैं उसमें डिफरेंस होता है। तो अब जो एनजीओ होती हैं बेटे, उसकी कुछ इनकम ऐसी हैं जिसके बारे में ना हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि ये कौन सी नेचर की इनकम मानी जाए, रिवेन्यू नेचर या बेटे कैपिटल नेचर। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, एक पॉइंट लेता हूं, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटे? सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, हमारे क्लब के, हमारी सोसाइटी, हमारी जो एनजीओ होते हैं, उनके मेंबर्स होते हैं, उनके मेंबर्स होते हैं। तो अब मेंबर हैं तो हम एक मेंबरशिप फीस तो पे करोगे। तो बेटे फॉर एग्जांपल अ क्लब हैज 500 मेंबर एंड ईच मेंबर हैज टू पे ₹100 पर मंथ
तो 500 इंटू 50, 500 इंटू 100, 50,000। तो ये जो अमाउंट है जो क्लब के मेंबर, जो एनजीओ के मेंबर एवरी मंथ देते हैं, इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। तो ये तो आपको, ये कौन सी नेचर की रिसिप्ट है? ये तो बेटा आपकी कौन सी नेचर की है? रिवेन्यू नेचर। इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं राइज होता। सेकंड पॉइंट, एडमिशन फी, एडमिशन फी, एडमिशन फी और एंट्रेंस फी। अब इसके बारे में भैया कौन सी नेचर की मानी जाएगी? रिवेन्यू नेचर या बेटे कैपिटल नेचर? बेटे इसके बारे में सबसे पहले पता क्या कंसेप्ट है, सुनो। सबसे पहले ये देखो कि बेटे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एग्जामिनर ने क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या चीज मेंशन है। अगर तो क्वेश्चन ये कहता है कि एडमिशन फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड, तो कैपिटल नेचर ही मानोगे। इज नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड, तो बेटे रिवेन्यू मानोगे। बट अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बेटे, तो क्या करोगे? इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन, एडमिशन फी और एंट्रेंस फी मस्ट बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू नेचर। तो बेटा हम इसे क्या मान के चलते हैं? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये कौन सी नेचर की इनकम मानी जाती है? रिवेन्यू नेचर। राइट बेटा। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, थर्ड पे बेटा, डोनेशन। यस, डोनेशन। आपको एक पैसा बेटा एज ए कोई पैसा मिल रहा है, अब हम बोलते हैं कि हमें बेनिफिट, देखो जी, एक हमने डोनेशन ली और हमने उसके बेनिफिट उसी ईयर में दे दिए। हमने लोगों से एक अपने आरडब्ल्यू थी और उस आरडब्ल्यू ने क्या किया, अपनी सोसाइटी के हर मेंबर से 1000 रुपए लिए और उनको बेटे होली दिवाली जो भी जिस पर्पस के लिए कलेक्ट किए उसी दिन एक पार्टी रखी, बेनिफिट दे दिया, बात खत्म। रिवेन्यू रिसिप्ट। राइट, रिवेन्यू रिसिप्ट। यहां पर ना कई लोगों की ये भी राय होती है कि डोनेशन के बारे में भैया अमाउंट देख लो, बड़ा अमाउंट है तो वो कैपिटल नेचर मान लो, छोटा अमाउंट है तो रिवेन्यू नेचर मान लो। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, अमाउंट के बेस पे कुछ नहीं माना जाता। ठीक है जी, तो सुन लीजिए पॉइंट बेटे। पहले तो अब ये देखो एग्जामिनर ने क्या कहा है, नीचे क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज, कैपिटल नेचर, अमाउंट चाहे 100 रुपए क्यों ना हो। इज नॉट टू बी कैपिटलाइज, रिवेन्यू नेचर, चाहे अमाउंट 10 लाख ही क्यों ना हो। राइट, अमाउंट क्या क्यों है। हाँ सर, अगर कुछ नहीं इंफॉर्मेशन तो बेटा इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन, डोनेशन मस्ट बी ट्रीटेड एज, डोनेशन मस्ट बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू नेचर। तो डोनेशन को आप क्या मान के चलोगे? अपनी रिवेन्यू नेचर की इनकम मान के चलोगे। बट इफ डोनेशन is received for any specific purpose, like donation for building construction, donation for building fund, donation for tournament, donation for tournaments, तो मतलब पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिली है, तो बेटे इसे आप क्या मान के चलोगे? कैपिटल नेचर। तो डोनेशन क्या मानी जाएगी? कैपिटल नेचर। अगर जनरल डोनेशन है तो इट इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन मस्ट बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। बट अगर वो डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन इट मस्ट बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल नेचर इनकम, अगर वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए है तो। राइट। बाकी बेटे आपको कोई इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिल रहा है, रिवेन्यू नेचर। आपने कोई एसेट बेची, उससे आपको प्रॉफिट हुआ, आपकी इनकम है, रिवेन्यू इनकम है। बट आपको लॉस हुआ तो वो आपके लिए एक एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, तो हमने ये पॉइंट्स पढ़े कि भैया कौन से खर्चे रिवेन्यू नेचर है, कौन सी पेमेंट्स कैपिटल नेचर है, कौन सी रिसिप्ट रिवेन्यू रिसिप्ट है और कौन सी रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट है।
और किसके बारे में, जो मेन पॉइंट्स हैं, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो क्या मानना है, सब्सक्रिप्शन ऑलवेज बेटर रिवेन्यू नेचर, एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, रिवेन्यू, डोनेशन अगर जनरल डोनेशन है तो रिवेन्यू किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए है तो कैपिटल। मैं एक वर्ड और यूज करता हूं लाइफ मेंबरशिप फी, ऑलवेज बेटर समझ आ रहा है, लाइफ मेंबरशिप फी, तो इट मस्ट बी ऑलवेज ट्रीटेड एज रिवेन्यू, नो कैपिटल नेचर। तो ये बेटा हमेशा कौन सी नेचर की इनकम मानी जाएगी, हमेशा 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 कैपिटल नेचर की इनकम मानी जाएगी। राइट बेटे, तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, चलिए पहले बेटे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, फिर साथ साथ बीच में ही हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग और उसी के बीच में बेटे सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन और मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन करेंगे। राइट, पहले कंसेप्ट में क्या चीज गिवन है आपको, मैंने भी क्या समझाया था आपको, क्या चीज गिवन होती है बेटे, आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी बेटा डेट है मान लो मार्च 31st 25, राइट, आपकी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रिसीप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट्स और अमाउंट। कौन सा अकाउंट है भाई ये, रिसीप्ट से पेमेंट, ये है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब आपके पास बेटे जो कैश और बैंक का है, रिसीप्ट जो कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस कहां आते हैं बेटे, डेबिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। बट अगर बैंक का बेटा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो लायबिलिटीज है, तो क्रेडिट में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है तो क्लोजिंग कहां पे आएंगे, और वैसे डेबिट में नहीं बेटे, क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड का बेटे क्लोजिंग बैलेंस। अब हम बात करते हैं पेमेंट्स में। पेमेंट्स बेटे क्या क्या, मान लो बंदे ने क्या पे किया, उस एनजीओ ने रेंट पे किया, तो कहां पे आएगा, पेमेंट में आएगा ना, बाय रेंट। कोई इंटरेस्ट पे किया तो वो कहां आएगा बेटे, बाय में। रिपेयर पे खर्च किया, कहां आएगा, बाय में। लेबर को वेजेस पे किए, पेमेंट में। कोई फर्नीचर बाय किया, कोई बिल्डिंग बाय करी, कोई कंप्यूटर बाय किया, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करी, एक्सेट्रा। तो जब भी पेमेंट होगी तो वो कहां आएगा, पेमेंट साइड पे। और अगर पैसा आ रहा है, जैसे इन्हें कोई सब्सक्रिप्शन मिल गई, रिसीप्ट। कोई कहीं से एडमिशन फी, एंट्रेंस फी, रिसीप्ट। कोई हमें डोनेशन मिल रही है, रिसीप्ट। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, रिसीप्ट। रेंट मिल रहा है,
इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स की होगी, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने कोई एसेट बेची, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। कोई आपने बेटे ओल्ड मटेरियल बेच दिया, लाइक सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, वेस्ट मटेरियल एक्सेट्रा, राइट। कोई आपको लाइफ मेंबरशिप फीस मिल गई। तो ये सब क्या है आपकी बेटे, ये रिसीप्ट्स हैं और ये पेमेंट्स हैं। यहां पे तो ये चीज मैटर नहीं करती ना कि रिसीप्ट रिवेन्यू है या कैपिटल है। रिसीप्ट्स है पेमेंट अकाउंट में तो रिसीप्ट्स आएंगी आएंगी, चाहे वो करंट ईयर इस साल पैसा मिला है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का मिला हो, चाहे अगले साल का मिला हो, क्योंकि ये तो रियल अकाउंट है, कैश बेसिस है, एक्रूअल बेसिस थोड़ी ना है। ये तो कैश बेसिस है, कैश आ रहा है तो रिसीप्ट, कैश जा रहा है पेमेंट, बात खत्म, राइट। तो ये आपको गिवन है बेटे। अब इसमें से आप पहले ये बताओ कि बेटा इनमें से कौन सी रिसीप्ट आपकी रिवेन्यू है या कौन सी पेमेंट रिवेन्यू है। रेंट क्या है बेटे, बताया था ना, रिवेन्यू नेचर। आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, रिवेन्यू। रिपेयर रिवेन्यू, वेजेस रिवेन्यू, फर्नीचर कैपिटल नेचर, बिल्डिंग कैपिटल नेचर, कंप्यूटर इक्विपमेंट कैपिटल नेचर, इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर, राइट। अब इनकम में आ जाओ। लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल नेचर, सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू, एडमिशन फीस कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, रिवेन्यू, डोनेशन रिवेन्यू, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड कैपिटल, रेंट रिवेन्यू, इंटरेस्ट रिवेन्यू, सेल ऑफ एसेट्स प्रॉफिट लॉस रिवेन्यू, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल रिवेन्यू। तो ये चीज बेटे आपको गिवन है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने अच्छे से समझा कि देखिए जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें रिसीप्ट आती हैं और आपकी बेटा पेमेंट्स आती है। ये चीज मैटर नहीं करती कि वो रिसीप्ट आपकी रिवेन्यू नेचर है या आपकी कैपिटल नेचर, दोनों आती है, राइट। और ये किस बेसिस पे, ये रियल अकाउंट है, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। दूसरी बात ये बेटा एक्रूअल बेसिस नहीं है, कैश बेसिस पे बनता है। कैश आ रहा है तो वो रिसीप्ट है, कैश जा रहा है तो वो पेमेंट है। ये मैटर नहीं करता कि वो कैश प्रीवियस ईयर का कहा इस साल आ रहा है या अगले साल का आ रहा है। भाई आ रहा है कैश 2025 में, 31 मार्च 2025 तक, तो वो इस साल की रिसीप्ट में इंक्लूड होगा ही होगा, राइट। तो ये था बेटे आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ थे हमारे बेसिक कंसेप्ट। अगली पार्ट में हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में कि वो क्या है। ये तो रिसीप्ट एंड पेमेंट पढ़ लिया ना। अभी मैंने वो क्या पढ़ाया था, थिंग्स टू बी स्टडीड। क्या क्या भैया, रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट क्वेश्चन भी नहीं आना बेटे, बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन भी ऑनर्स लेवल के ही करेंगे कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या चीज गिवन होती है, ठीक है। और मैं आपको जो बेटे क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं हमेशा बुक जेआर मोंगा ही प्रेफर करता हूं, तो मैं आपको जेआर मोंगा साहब के बुक के ही क्वेश्चंस बीकॉम ऑनर्स वाले करवा दूंगा, ठीक है जी। तो आज की पार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट पढ़े और अभी तक हम रिसीप्ट एंड पेमेंट तक ही पहुंचे हैं। अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में कंसेप्ट, फिर सब्सक्रिप्शन, मटेरियल कंज्यूम, सब कुछ बेटे एक एक करके, राइट मेरे बच्चों। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय माय डियर स्टूडेंट्स।